हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो झंडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मनाली में आज धूप खिला हुआ है। कल तो ज़बरदस्त बारिश हो रहा था यहाँ पे। अभी भी बादल हैं, पहाड़ों पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कब 2-4 घंटे में फिर मौसम ख़राब हो जाए, फिर बारिश चालू ना हो जाए दोबारा। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ पर था। रेगुलर वीडियो में क्यों नहीं डाल पा रहा था, आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं कर पा रहा था मैं। इसकी सही वजह क्या थी। तो कई दिनों तक सोचा मैं ये शेयर करूं ना करूं आप लोग के साथ, क्योंकि ये पर्सनल है। तो इसीलिए फिर सोचा कि शेयर कर देता हूं आप लोग के साथ, तो अच्छा रहेगा और जानकारी मिल जाएगी कुछ लोगों को। तो मैं बता दूं, काफ़ी दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं समय दे रहा था अपने घर में अपनी माँ को। मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी कुछ दिनों से, खासकर लास्ट ईयर के दिसंबर से उनकी तबीयत ख़राब हो चली थी। ख़राब इन द सेंस, वो ज़्यादा चलती फिरती थी, वॉकिंग करने पे इधर उधर जाने पे थोड़ा वो जल्दी थक जाती थी, हाँफने लगती थी। तो इस तरह से उनके सिम्टम्स चालू हुए। तो सोचा उन्होंने शायद उम्र हो गई है, थकावट है, डायबिटीज़ भी है मम्मी को काफ़ी टाइम से, उसके कारण भी हो सकता है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, दवाई ववाई लिया, चलते रहा। फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो मेरे पापा उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। तो मैं रहने वाला हूँ झारखंड से, बोकारो से। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो वहाँ पर फिर देखा उन्होंने, चेकअप किया जो करना था, ईसीजी किया, चेकअप ईसीजी करने के बाद उनको जो रिज़ल्ट आए कुछ नेगेटिव लिख कर आया उसमें। फिर उन्होंने कहा कि आपको इको टेस्ट कराना पड़ेगा, तब थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इको टेस्ट कराया, इको टेस्ट करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ मेजर इशू है आपके हार्ट में, दिल में कोई मेजर समस्या है जिसके कारण आपको थकावट आ रही है, चलने फिरने में सांस फूल रहे हैं आपके। तो इसके बारे में फिर घर से कॉल आया मेरे पास। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया घर के लिए। घर जाकर फिर, बोकारो कोई बड़ा शहर तो है नहीं, छोटा सा टाउन है, मेन है वहाँ पर सेल का फैक्ट्री है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना है बहुत बड़ा स्टील का। दुर्गापुर है, भिलाई है, बोकारो है, ऐसे ही बहुत सारे वहाँ पर उस एरिया में प्लांट है। क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो बेल्ट है वहाँ पर आयरन और ज़्यादा मिलते हैं, कच्चे लोहे। इसलिए सारे स्टील की जो फैक्ट्री है ना, भारत सरकार के द्वारा वहीं पे लगा गया। टाटा भी झारखंड में ही है स्टील फैक्ट्री उसकी, जमशेदपुर में। तो ये तो बता दिया मैं उसके बारे में। वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट। फिर मैंने सोचा वहाँ पहुँचने के बाद कि, तो जैसा कि मैं बोकारो में रहता हूँ, बंगाल बॉर्डर के पास है, वहाँ से बंगाल का बॉर्डर 25-30 किलोमीटर के आसपास है। कलकत्ता नज़दीक है, सबसे बड़ा महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मम्मी को मैंने सोचा कलकत्ता ले जाके वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, जो भी फर्दर है। वहाँ BM बिरला हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजिस्ट, ओनली फॉर कार्डियक के लिए, कार्डियक बीमारी के लिए वो वाला मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ मैं माता जी को लेके गया, BM बिरला। वहाँ पर भी जो रूटीन चेकअप होता है, कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। महंगा हॉस्पिटल है काफ़ी, क्योंकि प्राइवेट है ना, काफ़ी महंगा हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट तो काफ़ी कॉस्टली है वहाँ पर बात करूँ तो, क्योंकि डॉक्टर की फीस ही फीस है सिर्फ 1700 रुपीज़। इंश्योरेंस है आपके पास
प्राइवेट सरकारी कुछ भी, तब तो अच्छा रिजनेबल है ट्रीटमेंट के लिए। और यदि नहीं है फिर तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, महंगा होगा। फिर वहाँ ले गया मैं, वहाँ दिखाया उन्होंने, चेकअप किया, ईसीजी है, वहाँ भी इको टेस्ट किया, तो उन्होंने बताया प्रॉब्लम है तो आपको एंजियोग्राम करवाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा, टेस्ट फर्दर, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल दिल में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। अभी तो मोटा मोटा पता चल रहा है दिक्कत है, लेकिन एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो उस टेस्ट की मदद से पता चलेगा। तो एंजियोग्राफी टेस्ट करवाया मैंने बीएम बिरला में, तो उसमें पता चला कि प्रॉब्लम है, इशू है, ब्लॉकेज है 3 जगह हार्ट में, दिल में 95%, 90%, 85%, 3 जगह मेजर प्रॉब्लम है। तो एंजियोग्राफी के बाद ये चला एंजियोप्लास्ट करवाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कोई भी ट्रीटमेंट होता तो ओपन हार्ट सर्जरी होता था, जैसे वॉल्व ख़राब हो, इसके लिए भी। अब वैसी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बिना उसके भी ये हो जाता है। कलाई में है ना, हाथ में कट लगाते हैं, उससे जो वायर डालते हैं, वायर की मदद से वो ऑपरेट कर लेते हैं, कुछ ऐसा प्रोसीजर है एंजियोग्राफी का। वैसा ही होता है एंजियोप्लास्ट जो होता है, जिसमें स्टंट का इस्तेमाल होता है। कॉस्ट पता किया क्या था बीएम बिरला कलकत्ता में, क्योंकि इंश्योरेंस तो था नहीं, तो उन्होंने जो बताया टोटल कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, काफ़ी कॉस्टली था, काफ़ी, जैसा उन्होंने बताया काफ़ी महंगा था, क्योंकि स्टंट पे तो सरकार ने प्राइस कैप करके रखा है, 30,000 से ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। पहले तो 50,000, 60,000, 70,000, कोई लिमिट नहीं था, अब तो भारत सरकार ने कैपिंग कर दी है, फिक्स प्राइस कह लो मतलब। उसके बाद प्रोसीजर जो था वो काफ़ी महंगा था मतलब, और एग्जैक्ट कितना लग जाएगा वो कह रहे थे, हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कितना लगेगा, लेकिन फिर भी उसके अनुसार वहाँ पे यदि ट्रीटमेंट कराता, क्योंकि पेशेंट को रहना भी था, तो नियर अबाउट 4 to 5 लाख रुपीज़ एक्सपेंसेस इसके आसपास मोटा मोटा खर्च होने की संभावना थी। काफ़ी महंगा था ट्रीटमेंट, काफ़ी कॉस्टली था। तो मैंने तो पढ़ाई बेंगलोर से ही की है, फार्मेसी, बी फार्मेसी एज वेल एज एम फार्मेसी, उधर ही रहा हूँ मैं काफ़ी साल तक। उधर मेरे बहुत दोस्त हैं, क्लासमेट है, जानने वाले उधर ही। तो फिर उधर ही मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, दोस्त को, मैसूर में रहता है, बेंगलोर से 2.5 घंटे का रास्ता है मैसूर। बेंगलोर में भी बहुत सारे दोस्त हैं। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट कराना है। तो उधर एक नारायणा इंस्टीट्यूट है, कार्डियोलॉजिस्ट, नारायणा हृदयालय, काफ़ी फेमस है, डॉक्टर देवी सेट्टी करके हैं, काफ़ी फेमस है वो बेंगलोर में। तो बात किया मैंने, तो उसने कहा मैं ठीक है, जानकारी लेके, इन्फॉर्मेशन लेकर बताऊंगा, क्योंकि उसके भी मेरे क्लासमेट है, नवोदय से पढ़ा हुआ है, तो उसके भी फ्रेंड है जो डॉक्टर हैं, कुछ डिस्कस किया उन्होंने, और फिर बताया कि एक तो नारायणा ऑप्शन है, नारायणा में इलाज करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, मतलब बीएम बिरला से तो सस्ता है लेकिन कॉस्टली है। दूसरा क्या है, दूसरा इलाज करवाया जा सकता है श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च करके अस्पताल है बेंगलुरु में, बड़ा ब्रांच है उसका, एक ब्रांच मैसूर में भी है, 2019 में ओपन हुआ, पुराना वाला तो बेंगलुरु में है। तो उन्होंने कहा कि और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से टाई अप है, उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी भी रहता है, छूट भी रहता है। नारायणा तो टोटल प्राइवेट है। उन्होंने कहा इसमें इलाज कराओगे तो काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट यदि इसमें देखेंगे तो वो बोल रहा था 1.5 लाख के अंदर या उसके नीचे ही सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, 3 स्टंट लगा के ट्रीटमेंट कराकर कंप्लीट डिस्चार्ज होने तक, एडमिट करने से लेके डिस्चार्ज होने तक। तो मैंने कहा इतना सस्ता है? तो बोला हाँ, ये गवर्नमेंट कर्नाटका का सब्सिडी है इसमें, अच्छा अस्पताल है, यू वंस विजिट,
यहाँ आओ, देखो डॉक्टर को, मिलो, अपॉइंटमेंट लो, देखो कैसा है, हाउ यू फील, देन यू डिसाइड कहाँ ट्रीटमेंट कराना, नारायणा में कराना है या फिर जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट में करवाना है। तो फिर मैं चला गया। फिर मुझे प्लानिंग करना था माता जी को लेके। फिर माता जी को लेकर मैं, फिर ये बात है फरवरी लास्ट वीक की, उस समय की बात बता रहा हूँ, इस साल 2024 का। वहाँ लेकर गया मैं मम्मी को। दोस्त था, दोस्त का वहाँ पे जान पहचान भी था उसमें, कार्डियोलॉजिस्ट में, जयदेवा में। अपॉइंटमेंट मिल गया। जाते ही अगले दिन का उन्होंने कहा कि आइए एडमिट हो जाइए, और प्रोसीजर बता दिया, इतना इतना कॉस्ट पड़ेगा, ये होगा, इंश्योरेंस है तो नील के बराबर खर्चा होगा आपका, प्रीमी हो जाएगा सब कुछ। वहाँ भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस यदि है सरकारी प्राइवेट वो अवेलेबल था वहाँ पर, इंश्योरेंस तो था नहीं। तो उन्होंने बताया कि यदि आप जनरल कैटेगरी में ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको 1 लाख समथिंग 10,000 के समथिंग पड़ेगा जनरल कोटा में। उसके बाद टाइप बी टाइप में आप कराएंगे तो उसमें क्या होता है, एक रूम होता है, उसमें 2 बेड होते हैं और उसमें 2 पेशेंट रखते हैं ट्रीटमेंट के बाद। वो बी टाइप में है, कॉस्ट कम पड़ेगा, पर रूम का कॉस्ट था उसमें 1000 रुपीज़ सिर्फ। और एक ए था, ए टाइप का, जो थोड़ा कॉस्टली था, पर डे पर रूम का कॉस्ट था 2000 रुपीज़। लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल पेशेंट को ही रखते हैं, सेपरेट रूम मिलता है, काफ़ी बड़ा एसी मिलता है बेड है पेशेंट के लिए, अटेंडेंट कोई साथ में रहते हैं उनके लिए भी बेड है। उसके बाद लैट बाथ सेपरेट है, गीज़र भी लगा हुआ है, साफ़ सफाई भी है। नर्सिंग डेस्क उसके लिए अलग से है, स्पेशल है, जनरल वार्ड का अलग है, इसका डेस्क बिल्कुल अलग है। नर्सिंग डेस्क जो अटेंड करेंगे पेशेंट को, उससे पेशेंट का सब कुछ था, ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग खाना पीना, पेशेंट का जो भी था ना, सब उसी पैकेज में ही इंक्लूडेड था। तो उन्होंने बताया कि इसमें आप यदि ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका समथिंग ट्रीटमेंट पड़ जाएगा। यदि मान लो आप मोटा मोटा स्टंट का कॉस्ट 30,000 भी है, डिपेंड करता स्टंट का लेंथ कितना है उसके अनुसार। छोटे बड़े साइज़ के स्टंट होते हैं, लंबे साइज़ के थोड़े महंगे होते हैं, छोटे का थोड़ा कम कॉस्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता, 2-3 हज़ार का अंतर होता है। तो मोटा मोटा मान लो भी 30,000 के हिसाब से 90,000। और बाकी उन्होंने बोला कि विदिन 2 लाख के अंदर आपका ये हो जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं आएगा। फिर माता जी को मैंने एडमिट करा दिया। वहाँ पर भी ईसीजी करेंगे, फिर इको करेंगे टेस्ट। फिर वहाँ पर भी उन्होंने, पुराने हॉस्पिटल का रहता है रिजल्ट रिपोर्ट, लेकिन जब मेजर इस तरह की बीमारी का इलाज कराना होता है तो फिर से जहाँ भी लेके जाएंगे वो खुद से फिर टेस्ट करेंगे। वहाँ पर भी उन्होंने फिर से एंजियोग्राफी टेस्ट किया, पता चला ब्लॉकेज है 3 जगह, स्टंट डालना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि आज एक डेट में हम लोग जो मेजर ब्लॉकेज है उसमें एक स्टंट डाल लेते हैं और बाकी 2 स्टंट बाद में डालेंगे। और उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में सबमिट कराया मेरे से, कितने पैसे हैं आपके पास, स्टार्टिंग एडमिशन के टाइम 10,000 सबमिट कराया था, जमा किया था। उसके बाद ऑपरेशन के पहले मैंने बोला 50,000 है मेरे पास कैश। बोला ठीक है 50 आप पे कर दो ओनली। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्ट कर दिया। स्प्रिंग टाइप की होती है, छोटी नली ब्लॉक होती है ना, उसमें डाल के उसको वो ओपन कर देते हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, पता चले जाएगा आपको एंजियोप्लास्ट कैसे होता है। तो खोल देते हैं नली को, कुल मिला जो ब्लॉकेज है ना, खून जो बहती नहीं है, प्रवाह नहीं होता है, रुक जाती है, वो नॉर्मल फ्लो करने लगता है। उसके बाद एक दिन रुकने के बाद उसके बाद आईसीयू में ले जाते हैं, आईसीयू में रखते हैं नाइट के लिए। दिन में फिर से वो जो वार्ड मैंने लिया था सिंगल रूम का, उसमें वो शिफ्ट कर दिए थे। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर से सुबह वो ले गए, तो 2 और लगाने थे स्टंट, 2 और स्टंट लगाए गए। और इन बीच में जो भी प्रोसीजर हो रहा था 50 + 60,000 टोटल पे किया। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। प्रोसीजर के टाइम भी कुछ मैंने बोला कि फिर से आप प्रोसीजर कर रहे हो, स्टंट डाल रहे हो, तो क्या
स्टंट का तो कॉस्ट यूज़ होगा, क्या प्रोसीजर आप कर रहे हो उसका भी कॉस्ट आप दोबारा इंक्लूड करेंगे क्या, सेपरेट चार्ज करेंगे? पूछा मैंने डॉक्टर से जब आए थे विजिट पे, बोला नहीं, प्रोसीजर का कोई कॉस्ट नहीं होगा, ज़ीरो फी है, सिर्फ जो स्टंट डालेंगे हम लोग यूज करेंगे उसका सिर्फ कॉस्ट आपको चार्जेबल है, वो सिर्फ आपको देना पड़ेगा, और जो उसके बाद जो आईसीयू में रहेंगे वो कॉस्ट होगा, उसमें देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर हो गया ट्रीटमेंट, सब कुछ हो गया, इलाज विलाज। तो टोटल मुझे वहाँ 5 दिन लगे, 5 डेज़। मैंने 5वां दिन उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया दोपहर तक। ऐसे ज़्यादा दिन रखते नहीं, आपको लगवाना हो तो आज यदि एडमिट करते हैं, स्टंट वो डालते हैं, तो कल शाम तक वो डिस्चार्ज मतलब वार्ड में डाल देते हैं, एक दिन आईसीयू में, एक दिन वार्ड में, अगले दिन वो तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। रखते नहीं है ज़्यादातर, 5 दिन ये रख रहे हैं, 6 दिन रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेशेंट स्टेबल है, सही कंडीशन है, उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं, दवाई दे देते हैं कि आप लेकर घर चले जाइए। मम्मी को 5 दिन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ, वीक हो गई थी क्योंकि 2 बार उन्होंने प्रोसीजर किया, उसमें थोड़ा ब्लड लॉस होता है। मम्मी का ऐसे ही हीमोग्लोबिन लेवल कम था, तो थोड़ा कम हो गया था, 8.8 के आसपास हो गया था। तो इसमें थोड़ा फिर से दोबारा ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। उसमें एक वायल आता है 5000 का, तो बोला ये ऐसे तो आयरन की गोली लिखते हैं लेकिन टाइम लगता है ना खून बनने में, खाए पिएंगे तब तो खून बनेगा, और बीमार की स्थिति में ज़्यादा खाए पिए नहीं जाता है। तो वो 5000 का ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वायल दिया था, इन्फ्यूज़न। उससे थोड़ा मम्मी को आराम मिला, क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कम हो तो ऑक्सीजन लेने में भी आपको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन में, ब्लड में, आरबीसी में, वही ऑक्सीजन को कैरी करता है सब जगह, सारे सेल्स में। तो बॉडी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन तो बेहद ज़रूरी है। तो 5वें दिन डिस्चार्ज के टाइम उन्होंने कहा कि पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा, उसके पहले पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टोटल जो कॉस्ट आया मेरा, फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक सारा ट्रीटमेंट, उसमें मम्मी का सब था, मेडिसिन, फूड भी इंक्लूड था उनके लिए। और ये टोटल जो कॉस्ट मैं बताऊं आपको, ये आया लगभग 1,78,000 का कॉस्ट आया टोटल ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट। तो काफ़ी रिजनेबल था, बाकी जगह से कंपेयर करें तो काफ़ी कॉस्टली था। यदि कलकत्ता में कराता 4 लाख में भी होता तो मान के चलिए 2 लाख समथिंग रुपीज़ एक्स्ट्रा, 20,000 समथिंग एक्स्ट्रा पे करने पड़ते वहाँ पर। तो साउथ में ट्रीटमेंट अच्छा है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं अच्छे। सबसे पहले एजुकेशन उधर ही स्टार्ट हुआ था, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, इसीलिए मैं भी उधर पढ़ाई करने के लिए, फार्मेसी करने के लिए उधर ही गया था, उधर ही कॉलेज थे। बाद में नॉर्थ इंडिया में आना चालू हुआ। मैं तो काफ़ी पहले गया था उधर, 2002 में ही गया था उधर पढ़ने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी आराम से हो गया। उसके बाद अब ऐसा है, ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को 6 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कोई दिक्कत हो गई उसके बीच में हो जाता है, ऐसा बहुत रेयर चांसेस है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता, पेशेंट टू पेशेंट तो डिपेंड करता है। क्योंकि आपके अंदर दिल के अंदर उन्होंने कुछ डाला है डिवाइस, जो मेटल का है, स्टंट बोल लें, तो बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है, क्या रिएक्ट होता है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी सडन तुरंत दिक्कत होती है, कभी कुछ महीने बाद होती है। 6 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं समय के साथ, उसके बाद कोई रिस्क नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं माँ के साथ ही था मैक्सिमम टाइम घर पे। और बीच में थोड़ी उनको समस्या भी हुई थी, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वहाँ मैंने अपने बोकारो में दिखाया था, बोला कोई मेजर इशू है नहीं, थोड़ा मेडिसिन चेंज कर दिया था उन्होंने, और बाकी ठीक था उनका। लेकिन सेहत थोड़ा इसके बाद उनका पहले जैसा नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद बिल्कुल पहले जैसा फिट हो जाएंगे, पहले जैसा काम करेंगे, हेवी वेट उठाएंगे, तो वैसा नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन आपको केयर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था इधर, उधर घर पे ही था माँ के साथ में। और यही था स्टोरी जो मैं आप लोग को बताना चाहता था, क्योंकि कोई भी इलाज कराना चाहता सस्ते में, जिसके पास पैसा नहीं है और ट्रीटमेंट कराना चाहता है, सिंगल स्टंट ही लग रहा है, तो उधर साउथ में जाएंगे। तो मैसूर में मैं गया था, क्योंकि हॉस्पिटल से मेरे दोस्त का घर मुश्किल से 5 किलोमीटर था, नज़दीक ही था। बोला क्यों जाएगा वहाँ, यहीं पे रहे।
आराम से हो जाएगा यहाँ पर। तो उसी के घर पे रहा था और काफ़ी मतलब साथ में पढ़ा हुआ फ्रेंड है अपन बी फार्मेसी में 4 साल पढ़ा था हम लोगों ने। अभी तक रिश्ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। बी फार्म 2006 में कंप्लीट हो गया था, उसके बाद एम फार्म हुआ, इलाज हो गया अच्छी तरह। तो वहाँ कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो करा सकता है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा उधर, कहीं पर भी चले जाएँ आप साउथ में। बड़े बड़े जाएंगे अपोलो ये सब में तो महंगा पड़ेगा, थोड़ा नारायणा भी कॉस्टली हो गया है। और तो इसलिए उसने मेरे फ्रेंड ने जयदेवा को थोड़ा किया था रिकमेंड, तो जयदेवा चला गया मैं। तो आप लोग को भी ट्रीटमेंट कराना है तो जा सकते हैं उसमें। डिस्क्रिप्शन में उसका कुछ हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। वीडियो में भी कुछ जगह आएगा, आपको मैं क्लिप डालूँगा तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, जानकारी ले लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। और लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर जानते हैं हिंदी और इंग्लिश। हाँ, 4th ग्रेड है, जो सुपर है, झाड़ू मारते हैं, ये सबको थोड़ी दिक्कत होती है। दे नो इंग्लिश बट दे डोंट नो हिंदी। हिंदी नहीं पता उन्हें, इंग्लिश जानते। मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे कन्नड़ा बोलने आती है थोड़ी बहुत, मतलब बोल लेता हूँ 60-70%, समझ तो मैं पूरा लेता हूँ। तो मेरे लिए तो मैनेजेबल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो लोग को नहीं आती वो भी वो मैनेज कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गया। मैं जब 2002 में गया था तब तो बड़ी दिक्कत थी, मतलब शहर में जान लेते थे लोग, बेंगलोर जैसे में, छोटे शहर में जाते कस्बे में, तो उधर वो फिर दिक्कत। इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश, इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो यही स्टोरी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। यही कारण था इतने लंबे टाइम तक मैं वीडियो आप लोगों से नहीं डाल पा रहा था। कोशिश करूँगा आप लोग के साथ रेगुलर वीडियो शेयर करते रहूँ मैं, कहीं पर भी हो, मनाली में हो, यहाँ भी करते रहूँ, कहीं जाऊँ तो, जैसा भी हो आप लोग के साथ लगातार कनेक्टिंग बना रहेगा।